जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज़ाद एजुकेशन सेंटर में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि अनुसंधान विभाग में आने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी ही कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? ए बीरबल, बी तुलसीदास, सी रहीम खान, डी बैरम खां। दोस्तों, इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से हमारा सी सही हो जाएगा, रहीम खान थे। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों, याद रखना, रहीम खान अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों, साथ ही अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में भी शामिल किया था। और दोस्तों, रहीम खान प्रसिद्ध हिंदी कवि भी थे। दोस्तों, याद रखना, अकबर ने 1584 में उन्हें खान ए खाना की उपाधि भी प्रदान की थी तथा गुजरात अभियान के दौरान उन्हें सैन्य नेतृत्व प्रदान किया था। कब किया था? 1572 में किया था। और दोस्तों, साथ में यह भी याद रखना कि अकबर ने अपने पुत्र सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, उसकी शिक्षा का दायित्व अब्दुल रहीम खान ए खाना को सौंपा था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ए अबुल फजल, बी मियाँ तानसेन, सी राजा बीरबल, डी राजा टोडरमल। किसे शामिल किया था अपने संगीतज्ञ के रूप में? यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा, मियाँ तानसेन को। दोस्तों, याद रखना, तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1493 में हुआ था तथा उनका असली नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने 1562 में तानसेन को अपना राजकीय संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया। वह अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे और उन्हें मियाँ की उपाधि दी गई। तानसेन एक संगीतज्ञ, वादक तथा गायक थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी में उन्हें अद्वितीय माना जाता है। तानसेन ध्रुपद के सृजनकार थे। उन्होंने संगीत के कई रागों का निर्माण किया। श्री गणेश स्तोत्र तथा संगीत सार तानसेन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो संगीत ज्ञान पर आधारित हैं। दोस्तों, इन सभी पॉइंट को ज़रूर याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ए फैजी ने, बी अबुल फजल ने, सी बदायूनी ने, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा, बदायूं ने की। दोस्तों, इसके बारे में और जानते हैं। इतिहासकार बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति से सहमत नहीं था और उसने कई स्थानों पर उसकी आलोचना की। बदायूनी ने माना है कि अकबर एक धार्मिक संप्रदाय स्थापित करना चाहता था और उसी उद्देश्य से उसने दीन ए इलाही का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, याद रखना, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की। वह सभी धर्मों की एकता के विचार का प्रतिपादन करना चाहता था। अकबर ने 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की। दोस्तों, इन सभी बातों को याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। किसके द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था? यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के। दोस्तों, याद रखना, मुगल शासक अकबर ने 1572 में बुलंद दरवाज़ा निर्मित करवाया था। यह फतेहपुर सिकरी महल के प्रवेश द्वार है जो अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। इसकी कुल ऊंचाई 54 मीटर है। दोस्तों, याद रखना, बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। और दोस्तों, साथ में यह भी याद रखना, यह मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। बुलंद दरवाजे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है जिसकी नक्काशी
सफ़ेद तथा काले संगमरमर से की गई है। दोस्तों इन सभी बातों को याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 5वां प्रश्न, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ए बदायूनी, बी अबुल फजल, सी अब्बास खां शेरवानी या डी कैफ़ी खां। इनमें से कौन थे? यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा, अबुल फजल। दोस्तों याद रखना, अकबरनामा मुगल कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इस ग्रंथ की रचना अबुल फजल द्वारा की गई है। यह फारसी भाषा में रचित है और दोस्तों अंग्रेजी में इसका अनुवाद हेनरी वेवरीज ने किया है। दोस्तों अकबरनामा वस्तुतः अबुल फजल की ही रचना है, लेकिन यह आईने ए अकबरी का अगला हिस्सा है। अकबरनामा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में बाबर तथा हुमायूं के विवरण के साथ 1573 ई तक अकबर के शासन का वर्णन है, जबकि दूसरे भाग में 1573 से 1601 ई तक अकबर के शासन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा 6वां प्रश्न, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों जो अनपढ़ था? ए, यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा, अकबर। दोस्तों याद रखना, अकबर ने किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। अकबर की पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी, किंतु वह जिज्ञासु था तथा नए ज्ञान को जानने का हमेशा प्रयास करता रहता था तथा धर्मों के सिद्धांत तथा मतवादों के बारे में जानने के लिए वह हमेशा उत्सुक था। ज्ञान को जानने की इच्छा के कारण ही उसने 1578 ई में इबादत खाना स्थापित किया। इबादत खाना में सभी धर्मों से जुड़े विद्वानों के बीच तर्क वितर्क आयोजन किए जाते थे। दोस्तों इसी ज्ञान के आधार पर अकबर ने 1582 ई में दीन ए इलाही का गठन किया। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ए 1605 से 1627 ई, बी 1627 से 1658 ई, सी 1658 से 1707 ई और डी 1707 से 1748 ई। इनमें से कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा, 1605 से 1627 ई। दोस्तों साथ में ये भी याद रखना, जहांगीर ने अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ई में मुगल साम्राज्य की सत्ता प्राप्त की तथा 1627 ई में अपने निधन तक मुगल शासक रहा। दोस्तों याद रखना, जहांगीर साहित्य, संगीत कला, चित्रकला तथा स्थापत्य कला में दिलचस्पी रखने वाला शासक था। उसके शासनकाल में ब्रिटिश अधिकारी विलियम हॉकिंस तथा सर टॉमस रो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी नाम से लिखी है। जहांगीर की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए जहांगीरी। भारतविद हेनरी वेवरीज ने जहांगीर की तुलना रोमन सम्राट क्लाउडियस से की है। याद रखना दोस्तों। आज का 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतगोतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? दोस्तों किसने किया था? ए शाहजहां ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने किया था दोस्तों? हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, जहांगीर ने करा था। दोस्तों याद रखना, जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 ई में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु देवार दर्रे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं निकला। इसके बाद जहांगीर ने 1608 ई में महावत खां तथा 1609 ई में अब्दुल्ला खां तथा 1613 ई में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान भेजे, लेकिन फलस्वरूप 1615 ई में महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह एवं जहांगीर के बीच अंततोगत्वा एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भू क्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया, किंतु एक शर्त के साथ कि वह चित्तौड़ के किले का सुदृढ़ नहीं करवाएगा।
दोस्तों याद रखना। हमारा आज का 9वां प्रश्न, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी झांसी, डी अजमेर। किस में मिला था, किस किले में? यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा, अजमेर में मिला था। दोस्तों याद रखना, ब्रिटिश शासक के दूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर से भेंट करने जनवरी 1615 में भारत आया। थॉमस रो 4 वर्षों तक आगरा में रहा। जहांगीर से थॉमस रो की पहली मुलाकात अजमेर में हुई थी। दोस्तों याद रखना, हमारा आज का 10वां प्रश्न, औरंगजेब किसका पुत्र था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। किसका पुत्र था? यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा, शाहजहां का पुत्र था। दोस्तों याद रखना, औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा शासक था। वह शाहजहां का पुत्र था। 49 वर्ष की आयु में 1658 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की सत्ता पर कब्जा किया। उसने अपने भाइयों की हत्या कर सत्ता पर नियंत्रण किया। और दोस्तों शाहजहां ने दारा सिकोहा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दोस्तों याद रखना, औरंगजेब को उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों के लिए जाना जाता है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तथा मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। और दोस्तों याद रखना, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या का आरोप भी औरंगजेब पर है। और दोस्तों साथ में यह भी याद रखना कि 1707 में उसकी मृत्यु अहमदनगर महाराष्ट्र में हो गई। दोस्तों हमारा यहाँ पर ये सारे प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।